पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुसलसल 4 माह टेक्सटाइल की औसतन माहाना एक्सपोर्ट $1.5 अरब से ज़ायद रही है। ऐसा दावा है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2021 में $1 अरब 61 करोड़ की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई है। बिल्कुल, ये किसी भी माह में बरामदात की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। एक तरफ जो कपास है उसकी पैदावार में 81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद फिर मुल्क की जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट है, इस पर हुकूमत तो बहुत खुश नजर आती है, मगर एक्सपोर्टर्स और इन इदारों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं वो क्या इस बढ़ती दरामदात से फ़ायदा उठा रहे हैं? इस पर देखते हैं अब्दुल अहद की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्की एक्सपोर्ट के हालिया आदादो शुमार के मुताबिक अक्टूबर की दरामदात $6040 मिलियन रही हैं, जो गुज़िश्ता माह की निस्बत 26.86% ज़्यादा है। क्या बढ़ती हुई एक्सपोर्ट के समरात इन मजदूरों तक भी पहुंच रहे हैं? आइए जान लेते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ी है या कम हुई, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जितने पैसे पहले कमा रहे थे आज वही कमा रहे हैं। अब इस सैलरी भी अखराजात पूरे नहीं है। 2 साल पहले तो फिर भी पूरे होते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी है और सैलरी कम है। मुल्की एक्सपोर्ट की फिगर्स के बारे में एक्सपोर्टर क्या राय रखते हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। एक गारमेंट हम जो $3 का लेट्स सपोज अगर हम मार्केट में सेल कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, वो आज $3.5 का है। अब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस तो हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो यूनिट्स हैं वो हमारे या स्टेबल हैं या डिक्रीज़ की हैं। तो अगर दूसरी सेंस में देखा जाए कि जो पाकिस्तानी करेंसी है ये तो डिवैल्यू हो गई, और डिवैल्यू होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी नंबर ऑफ़ वॉल्यूम में जो फ़र्क पड़ा है, ये पाकिस्तान के पॉजिटिव ट्रेंड नहीं शो करता, ये पाकिस्तान का नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। दर हकीकत डॉलर की ऊंची उड़ान, खाम माल का महंगा होना और दीगर अवामिल सिर्फ दरामदी रकम को ही बढ़ा रहे हैं, जबकि ना तो अशिया की मिकदार में इजाफा हुआ और ना ही मुल्की एक्सपोर्ट को खातिर खा फ़ायदा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। चलें जी, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन शाहिद सत्तार साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि बरामदात जो हैं और जो दरामदात हैं उसमें जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो फ़र्क वाज़ेह फ़र्क है। तो मुल्क की जो मईशत है उससे जुड़ी अच्छी खबर, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अगर मैं बात करूँ गुज़श्ता 4 माह की, तो मुसलसल 4 माह टेक्सटाइल की औसतन माहाना एक्सपोर्ट $1.5 अरब से ज़ायद रही है। ऐसा दावा करना है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का, और इनके मुताबिक अक्टूबर 2021 में $1 अरब 61 करोड़ की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई हैं, जो कि किसी भी माह में बरामदात की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन जैसा कि अब्दुल अहद की रिपोर्ट हमने देखी, फैसलाबाद जहाँ पर टेक्सटाइल की जो सनत है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही, लेकिन वहाँ के जो आम अवाम है जो ख़ासतौर पर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लेबर हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी जो दिहाड़ी है, हमारी जो लेबर है वो अभी भी वही है जो इससे पहले थी। दरामदात जितनी भी बढ़ जाए, बरामदात जितनी भी बढ़ जाए, जितनी मर्जी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, लेकिन जो वहाँ के मजदूर तबका है जिस तक रिलीफ पहुँचना ज़रूरी है, उसको इससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। मजदूर तबका है वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, वो पिसता हुआ हमें नज़र आता है। उसकी एक वजह ये है गैर मुनसिफाना तकसीम, या उसकी एक वजह ये है कि चेक एंड बैलेंस से रखा जाता। उसकी एक वजह ये है कि जो ऊपर के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम ऊपर ही रहें और नीचे के लोग दबे रहें, दरमियान के लोग जो है ना ये गड़बड़ कर जाते हैं। ये गड़बड़ जो मिडल मैन होता है ना, वो यहाँ पर भी हमें नजर आता है। तो जितना मिडल मैन एक्टिव होगा उतनी ही हम देखेंगे परेशानी है निचले तबके को, उतने ही मसाइल होते हैं निचले तबके को। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि जब दावा किया जाएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है और हुकूमत तो खुश नज़र आएगी, लेकिन जो इस तबके से जुड़े लोग हैं, जो इस शोबे से जुड़े लोग हैं, जब वो खुश नहीं आएंगे नज़र हमें, तो फिर इस तरह की बढ़ती हुई चीज़ों की हमें ज़रूरत क्या महसूस होगी, या फिर हम ये कहें कि ऐसी खुशी का हमें फ़ायदा क्या होगा। और जैसे से हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुसलसल 4 माह, लेकिन मुसलसल ये जो 4 माह हैं, अगर ये हम उन लोगों से पूछे जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यकीनन उनका जवाब हमें मनफी ही मिलेगा, या मिलेगा परेशानी, या वो मिलेगा जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जितने पैसे हम वो कमा रहे थे बहुत पहले, यानी जितने पैसे हम 4 माह पहले कमा रहे थे या 1 साल पहले कमा रहे थे, आज भी हम उतना ही कमाते
कमाते हैं और उतना ही हमें मुआवजा मिलता है, लिहाजा कोई हमारे लिए तो कोई तब्दीली नहीं है। अब इस सैलरी में अखराजात पूरे नहीं होंगे और ज़ाहिर है 2 साल पहले जो अखराजात पूरे हो जाते थे वो महंगाई का रेट बढ़ने से अखराजात अब पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम देखते हैं कि अशिया ज़रूरिया जो बेसिक नीड्स है ना हमारी, वो हम किचन से रिलेट कर लें या वो हम किसी भी चीज़ से रिलेट करें, उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन शाहिद सत्तार साहब ने। शाहिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पहले तो इन अदाद शुमार से मुतालिक बताएगा जो कि हमने अपने रिपोर्ट्स में भी दिखाए, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं, वजह क्या है ज़रा समझाएं कि ऑर्डर्स ज़्यादा आए हैं या डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस बरामदात की मालियत में इजाफा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, डॉलर्स की कीमत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी बरामदात पे। अच्छा। इसलिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में जितनी भी इनपुट्स हैं ये सारी डॉलराइज हो चुकी हैं। बिजली भी, आपके कॉटन भी, जो कॉटन हम खरीदते हैं बेशक पाकिस्तानी है लेकिन उसकी कीमत हम डॉलर के इवज़ अदा करते हैं, जो इंटरनेशनल प्राइस है वही अदा होती है। बाकी चीज़ें, मशीनरी एटसेट्रा हर चीज़ तकरीबन डॉलराइज्ड है। सो ये कहना कि जी डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ने से कोई बरामदात बढ़ेंगी, गलत बात है। जो बरामदात बढ़ी हैं वो इसलिए बढ़ी हैं कि हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल से एक रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ दिया, जो कि हमें टैरिफ ऐसा दिया जो कि बाकी मुल्कों जो हमारे साथ कंपटीशन में हैं उनके बराबर या उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं है टैरिफ जो कि इस वक्त मुल्क में राइज है, बिकॉज वो टैरिफ तो एक बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ पाकिस्तान में है बिजली और गैस का, जो कि इंडस्ट्री के लिए, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, हाउस होल्ड की। अब इसके अलावा पिछले साल स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया, टर्फ दिया, एक इन्वेस्टमेंट पैकेज दिया। उस इन्वेस्टमेंट पैकेज के तहत हमने तकरीबन 2 से $2.5 अरब उसमें से मशीनरी इंपोर्ट की, और इसी तरह ही हमने LTFF एक और लाइन है उसमें से कोई $1 अरब की मशीनरी इंपोर्ट की। तो तकरीबन $5 अरब टोटल डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें तकरीबन 3-3.5 अरब की मशीनरी है, 1.5-2 अरब की वो बाकी सेटअप है। तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, वैल्यू एडेड बढ़ रही है, और मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर जो है यकदम उठना शुरू हो चुका है। ये इसका उठना 13 साल बाद इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है, सीरियस इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर, और इसको ये मुल्क के लिए बहुत खुशाइन है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो मसला सबसे बड़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा ठीक नहीं है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक नहीं है तो उसके लिए डॉलर चाहिए आपको। डॉलर या आप कर्जा ले सकते हैं, या आप बरामदात से ले सकते हैं, या रिमिटेंस से ले सकते हैं। जो डॉलर बरामदात से आता है उसके ऊपर देखें, ना आपको वापस करना पड़ता है, ना आपको उसकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट है, ना कुछ और है, जो मुल्क के लिए इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। उसके अलावा जो दूसरी बात आपको इस मद में बताऊंगा मैं, वो ये है कि जी ये एक्सपेंशन की वजह से, बरामदात बढ़ने की वजह से ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख नई नौकरियां निकल आई हैं। हम विद इन द नेक्स्ट ईयर और सो 5 लाख एडिशनल नौकरियां भी आएंगी। अब आप देखें कि अगर ये डायरेक्ट नौकरियां इतनी हैं तो बाकी लोग जो इन नौकरियों के साथ मुंसलिक हैं वो कितने ज़्यादा होंगे। उससे भी ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि कॉटन जो पाकिस्तान में पिछले साल बुरी तरह फेल हुई थी, इस दफ़ा बहुत अच्छी हो रही है। उसकी वजह से हमारी रूरल इकोनॉमी में बहुत पैसा गया है, उसकी वजह से अगले साल मज़ीद कॉटन लगेगी। इसमें भी एप्टमा का बहुत बड़ा हाथ है। वो इसलिए कि देखें, हमने जो काम किया सीड के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, हमने एक पूरा कॉटन फाउंडेशन बनाया हुआ है, और वो कॉटन फाउंडेशन सिर्फ फार्मर्स की हेल्प के लिए, और चीज़ें ताकि सही सीड मिले, सही उनको अदवायात मिले, उनको ठीक गाइडेंस मिले, उसके लिए।
तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। और अभी देखें ये पाकिस्तान में जो एक मशले राह बनी हुई है या जो एक बीकन ऑफ होप है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। इस टेक्सटाइल सेक्टर ने इस मुल्क को सहारा दिया है। हमारी गुजारिश है शाहिद साहब ये बता दीजिएगा कि जैसे कि आपने नंबर्स की बात की, ग्रोथ से लेकर प्रोडक्शन तक और एक्सपोर्ट तक नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आपने बताया हमें, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री की बात की जाए उसमें अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका फ़ायदा इंडस्ट्री से वाबस्ता तमाम अफराद को ऊपर से नीचे तक पहुँचना चाहिए। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स के हवाले से अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई है, वहाँ मजदूर परेशान है। वो कहते हैं कि हमारी दिहाड़ियाँ, हमारी जो डेली वेजेस हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, हम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही आज भी काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, टेक्सटाइल सेक्टर में भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि टैक्स देती हैं, जो कि सेल्स टैक्स में हैं। देखें वो सब तो जो मिनिमम टैक्स है, मिनिमम वेजेस हैं उससे ज़्यादा पे करते हैं। और इस वक्त मिनिमम वेजेस भी हमने बढ़वाए हैं। ये मैं आपके अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री कि मिनिमम वेजेस बढ़े कैसे, तो हमने तो कैंपेन जनवरी से शुरू कर दी थी कि ये जो वेजेस इस वक्त हैं ये नाकाफ़ी हैं और इनको बढ़ाया जाए। और हमने अपने मिलों में ऑलरेडी वेजेस बढ़ा दिए। अब जहां तक आप फैसलाबाद लूमो की बात करते हैं, ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं और ये मिनिमम वेज भी अपने मजदूरों को नहीं देते, जो कि गलत है। ये लोग ना टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं ना सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये तकरीबन 5 से 10% जो हिस्सा है इनके टोटल पाकिस्तान में प्रोडक्शन का, तो इनको भी सहारा मिलना चाहिए, लेकिन इनको भी तो मुल्क के साथ चलना चाहिए ना। इनको अगर ये चलेंगे तो इनको भी वही चीजें मिलेंगी। देखें जो बिजली गैस मिलती है एट रीजनली कंपैटिटिव टैरिफ, इन लोगों को नहीं मिलती क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते, ना टैक्स देना चाहते हैं ना सेल्स टैक्स में आना चाहते हैं। बिल्कुल शाहिद साहब, जब मुल्क को आप कुछ नहीं देंगे तो फिर आप कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मुल्क इन रिटर्न आपको कुछ दे। अच्छा ये भी समझाइएगा कि आइंदा चंद माह जो है वो आप कैसे देखते हैं? आइंदा चंद माह के क्या एक्सपोर्ट जो है उसकी शरह यही रहेगी या कमी का कुछ इम्कान? आपकी एक्सपर्टीज क्या बताती हैं? नहीं, देखें जो ऑर्डर्स होते हैं वो 1 साल पहले तकरीबन बुक हो जाते हैं। अच्छा। और वो ऑर्डर्स इसलिए पाकिस्तान के पास आए कि जी चाइना में और इंडिया में और बांग्लादेश में लॉकडाउन हुए, पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं किए, तो जो कंपनियां थी जिनको ये अपनी चीजें चाहिए थी उन्होंने पाकिस्तान में ऑर्डर्स प्लेस किए। अच्छा, अब अगर हम उन ऑर्डर्स को पूरा नहीं करेंगे तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे, ना रहेंगे। तो हमें उनको काबू करके रखना है। उस काबू करने के लिए हमें बिजली और गैस मुतवातर मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो ये ऑर्डर्स हमारे पास से चले जाएंगे। अगर वो चले गए तो ये मुल्क के लिए हमेशा का नुकसान है। बिल्कुल, ये गोल्डन चांस है इस चांस को जो है बड़े अच्छे तरीके से आपने अवेल भी करना है और इस पे काम भी करना है। शायद सब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू वक्त देने के लिए। और यकीनन अगर हम देखें कि हम काम अच्छा कर रहे हैं और हम रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं और जिनके ऑर्डर्स हमारे पास हैं उनका काम बेहतर हो रहा है, तो फिर यकीनन हमारे लिए तरक्की के रास्ते अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा तो ये ऑर्डर जो है इसका सिलसिला चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग नया दिन। ढोल की थाप और जवानों के भंगड़े, आए हाय हाय, ए होंदी है पंजाब दी पहचान। हाँ जी, पहचान होंदी है। तो पूरा पंजाब अगर आपको नजर आ रहा हो विफाकी दारुल हुकूमत में, थोड़े से आप हैरान रहेंगे, खुश भी होंगे। क्यों? क्योंकि सकाफत के हमें रंग देखने को मिल रहे हैं और पंजाब के खाने, रोटी होए, पराठा होए, तो ये सारी चीजें एक सिटी में, इस्लामाबाद में किस तरह से नजर आ रही हैं? एक जगह पर लोक विरसा में सजे पंजाब पवेलियन की आपको सैर करवाते हैं। हम तो यहीं बैठे रहेंगे। फरा रब्बानी ने खूब इंजॉय किया है, तो आ जाएं उनके पीछे पीछे चलते हैं। ढोल की थाप और गबरू जवानों के भंगड़े, पंजाब की पहचान। दस्तकारियां घरेलू खवातीन के हुनर और सलीके का मुंह बोलता सबूत। 5 दरियाओं की सरजमीन के सभी सकाफती रंग सिमट आए लोक विरसा में।
मेले में ट्रक आर्ट के भी खूब लश्कारे। दूर दूर से आए फनकारों और हुनरमंदों का कहना था, नई नस्लों को कदीम रवायात से रोशनास कराने के लिए ऐसे लोक मेले किसी नेमत से कम नहीं। पंजाब की बहुत पुरानी सकाफत है, हुकूमती सरपरस्ती अगर हो ना तो ये हुनर चलता रहेगा। अगर हुकूमती सरपरस्ती ना हो तो ये हुनर जो हाथ से काम हो रहा है ये मशीनी काम बन जाएगा और लोक विरसा की वजह से ये हुनर जिंदा है। मेले के शुरका को रंगारंग ठेले भी खूब भाए। छोटे छोटे बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, कलरफुल हमारे पास ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें देख के। हर दिल की ख्वाहिश थी कि वक्त थम जाए और मेला यूं ही बस चलता जाए। पंजाब की देसी सौगातों और लोक मौसीकी का लुत्फ उठाते लोग कहते हैं स्वाद आ गया बादशाह। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या शहर बात है ये लाहौर और थीम है लाहौर जिंदा है। और इसी थीम को लिए नौजवानों पर मबनी ये ग्रुप है जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का मेला सजाए बैठा है। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर किले में ढोल की थाप का ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया गया। ड्रम सर्कल ने ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले हैरान रह गए। पहली बार नहीं जब ड्रम सर्कल के नौजवानों ने परफॉर्मेंस दिखाई है, समा बांध दिया है। और ये एक दो नहीं, बहुत सारे नौजवान हैं जो कि बैठे हैं, ज़बरदस्त किस्म की धुनें बजा रहे हैं और मज़ा आ रहा है जी। और इससे कबल भी मुतादिद प्लेटफॉर्म्स और मकामात पर ड्रम सर्कल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। और जितनी दाद इन्होंने समेट ली है, जितना ये लोग मशहूर हो चुके हैं और जितना इन लोगों को सराहा जा रहा है, मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। क्योंकि कोविड की वजह से हम बहुत परेशान भी थे, लेकिन जो रंग इन्होंने जमाया है और जो थीम है कि लाहौर जिंदा है, मेरे ख्याल से अगली थीम होगी कि लाहौर लाहौर है। तो हमारे पास जो है हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ड्रम सर्कल के अहम आर्टिस्ट हैदर जमील और बैंड मैनेजर राव असद कामरान साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? जी वालेकुम सलाम, जी हम बिल्कुल ठीक। आपने जनाब सुबह सुबह बड़ा जबरदस्त किस्म का समा बांध दिया है और मजीद एनर्जेटिक हमें कर हाँ जी, छा गए हैं आप लोग। ये ड्रम सर्कल, इसका आगाज कब हुआ, कितने लोग हैं? बहुत सारे इस वीडियो में हमें जो है यंगस्टर्स नजर आ रहे थे जो कि इस बैंड का हिस्सा हैं। कितने लोग हैं टोटल इस बैंड का हिस्सा? ड्रम सर्कल बेसिकली, ड्रम सर्कल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोगों को एक सर्कल में, तो हम तो 3 से 4 मेंबर्स होते हैं जो बेसिकली हम ड्रम सर्कल को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और हम इसको जगह जगह लेके जाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लोग इसको अटेंड करते हैं, हम उनको एक सर्कल में बिठाते हैं और उनको एक ग्रूव का पार्ट बनाते हैं। उसमें आपको कोई ड्रम बजाने की बेशक कोई प्रायर नॉलेज हो या ना हो, आप ड्रम सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं और आप एक ग्रूव के अंदर आएंगे। और ये एक थेरेप्यूटिक सेशन भी होता है। सही, जबरदस्त। और ये इस तरह के सेशन से मुझे लगता है जितनी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, ये जितना आपका स्ट्रेस होता है ना, फ्रस्ट्रेशन वो भी निकल जाती है। अच्छा, बेशतर प्लेटफॉर्म्स, इवेंट्स पर आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं और माशाल्लाह जो रिस्पांस है, मुझे तो ये लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त है। प्लीज़ ज़रा अपने अल्फाजों में आप बताइएगा कि रिस्पांस आप लोगों को कैसा मिलता है, क्या क्या कॉमेंट्स मिलते हैं? बिल्कुल जी, लोगों को बड़ा इसमें मज़ा आता है इसके ड्रम सर्कल का अटेंड करने का, बिकॉज लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लोगों ने अगर कहीं बाहर जाना है या उनको पता है उन्होंने कहीं जाना है, तो उनके खाना खाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। ड्रम सर्कल से हम ऐसी एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें लोग इकट्ठा हुए हैं, एक पॉजिटिव वाइब लेके आए एक सर्कल के अंदर और वो सर्कल का पार्ट बने, जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती और आपको हम ड्रम प्रोवाइड करते हैं और आप एक ग्रूव के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस में, आपकी एंजाइटी में,
आपकी इवन डिप्रेशन में आपको इसको ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा। और ड्रम सर्कल का कॉन्सेप्ट ही ये है टू फॉर्म अ होल कम्युनिटी और सबको इकट्ठा लेके चलने का। सबसे पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली हम लोग। सही। अच्छा असद, आप मुझे बताएं, जैसे थीम है कि लाहौर जिंदा है, ये जिंदा दिलाने लाहौर, क्योंकि जब भी हम लाहौर का जिक्र करते हैं तो जिंदा दिलाने लाहौर हमें ज़रूर कहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो जितनी एनर्जेटिक है, जितनी एक्टिव है और इस तरह की स्पेशली एक्टिविटीज़ में जितना इन्वॉल्व होती है वो सबको पता है। तो ये थीम हर दफ़ा आपकी चेंज होती है, जैसे अगर इस्लामाबाद में हो रहा है या कराची में आप लोग मौजूद है या पंजाब के किसी और शहर में आप मौजूद है, तो उस लिहाज से आपकी थीम होती है? नहीं जी, बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड जो आर्टिस्ट हैं हैदर वो और जैन शाहिद, ही कुडंट मेक इट टुडे, वो हमारे साथ होते हैं। यानी हम 3 रेगुलरली दूसरी जगहों पे जाते हैं और इस्लामाबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में हम लोगों ने किया हुआ है। नॉर्थ पे हमने जाके हुंजा में हमने प्ले किया हुआ है। अच्छा, तो ये हम सारे साथ ही होते हैं। तो हमारी टीम बनती है लोगों से, जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं। वो हर जगह के लोग जिस हिसाब से चेंज होते हैं उस हिसाब से हम लोग भी उनसे पॉजिटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को भी, हमारा भी लर्निंग एक्सपीरियंस उनके साथ होता है। ठीक। अच्छा हैदर, आप ये बताइएगा कि ये जो वेन्यू है ये कौन डिसाइड करता है? क्या रैंडमली किसी जगह पर जाके आप ये सिलसिला शुरू कर देते हैं या बाकायदा अनाउंस किया जाता है कि इस तारीख को इस पॉइंट पर जा कर के ये सिलसिला शुरू होगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसका पार्ट बन जाएं? किस तरह से बताया जाता है लोगों को जो आना चाहते हैं यहाँ पर? देखिए जी, ये जो ड्रम सर्कल बेसिकली हम यूजुअली हम खुद अरेंज नहीं कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, बिकॉज ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का भी पार्ट होती है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कराते हैं। सही है। तो वो बेसिकली ड्रम सर्कल अरेंज करती हैं और वो हमारी सर्विसेज लेती हैं। वो एक ड्रम सर्कल बुक करती हैं और हम बाकायदा अनाउंस करते हैं जब भी हम कोई पब्लिक ड्रम सर्कल कर रहे हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है ड्रम सर्कल बाय हैदर जमील के नाम से, और वहाँ पे हम अनाउंस करते हैं कि हम इस फलानी तारीख को इस जगह पे जाके हम अपना ड्रम सर्कल कर रहे हैं। तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों को पता होता है कि अब वो उधर ही उन्होंने जाना है। ठीक है। अच्छा हैदर, ड्रम सर्कल ये जब स्टार्ट आपने किया था, कितने लोग थे आपके साथ, कितने नौजवान थे जो कि इसमें इन्वॉल्व हुए, इसका हिस्सा बने? देखें, जब इसको मैंने शुरू किया था तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज था। मैं आतिफ सईद मेरे बहुत डियर फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने ये शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिटी और बिल्ड होती गई और इसमें लोग ऐड होते गए और तब से हम इसको करवा रहे हैं। और ये जो लोग, आप जो लोगों का पूछ रही हैं, तो लोग जो एक दफ़ा अटेंड करते हैं वो बार बार आना चाहते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, इसमें कोई ये नहीं होता कि आप लड़का है, लड़की है, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप कोई भी, हर एज ग्रुप आर वेलकम एंड एवरी एज ग्रुप कम्स टू द ड्रम सर्कल। और वो कॉन्स्टेंटली हमें मैसेज कर रहे होते हैं बार बार कि नेक्स्ट ड्रम सर्कल कब है, बिकॉज एक दफ़ा जब आप अटेंड करते हैं तो आपका और दिल चाहता है कि हम और ड्रम सर्कल। हमने तो अटेंड नहीं किया, हमने तो ये वीडियो देखी है, लेकिन उसके बावजूद हमारा दिल कर रहा है कि नेक्स्ट जो भी आपका इवेंट हो हम जरूर उसको जाके अटेंड करें। थैंक यू सो मच जवाद हैदर, और बहुत शुक्रिया आपका असद कामरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। ड्रम सर्कल बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप जाके अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो भी टेंशन है, उसको निकाल सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं। एक ब्रेक, जिसके बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। अब आपकी सेहत से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। सेहत से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा वेट गेन भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम मोटे हो गए, आप क्या करें। चलिए, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सर्दियों में दिल करता है ना कि हम हलवे खाएं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएं, और जब हलवा देखते हैं तो फिर तो कंट्रोल होता नहीं। कभी अंडे का हलवा, कभी गाजर का हलवा, और कभी वो एक होता है बड़ा सूखा सा हलवा होता है, लेकिन बड़े मजे का होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। रियम्मा बड़े मजे का बनाती है, और कभी वो होता है। अच्छा जी, रोगनी जो ग़िज़ाएं होती हैं ना, मुरगन ग़िज़ाएं जो होती हैं, ये सर्दियों में खाने का नेचुरली बहुत ज्यादा दिल चाह रहा होता है। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, मुझे याद आ गया, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा। तो ये सारे मीठे जो हलवे होते हैं ना, इससे खा तो जब हम लेते हैं मजे से, लेकिन उसके बाद होता है ये कि वजन बहुत ज्यादा
चढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो सर्दियों में गर्मा गर्म मज़ेदार अगर पकवान हो, लेकिन अगर ये सोच भी दिमाग में हो कि यार हम तो मोटे हो जाएंगे, तो इन पकवानों की तरफ बढ़ता हुआ हाथ ये है भाई कि कैसे रेजिस्ट करें। आपके सामने गाजर का हलवा रखा हो, आपके सामने वो सूखा सा हलवा रखा हो, सूजी का हलवा रखा हो, तो रेजिस्ट कैसे करें। मज़ेदार किस्म की मछली रखी हो, पकवान ज़बरदस्त किस्म के, क्योंकि कई जो मुतालियात हैं उनमें ये बात भी साबित हुई है कि गर्मियों के मुकाबले में जो सर्दियां हैं, सर्दियों का जो सीज़न है, हम खाते इसमें ज़्यादा है, हमारी डाइट इसके अंदर बढ़ जाती है और इसी वजह से हमारा जो वेट है वो भी इसमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। मौसम सरमा में हर वक्त गर्म चिकनाई मरगन अच्छी चीज़ें खाने का दिल करता है। ऐसे में पेट का जो फैट है, टमी फैट, पूरी बॉडी का जो फैट है, ख़ास तौर पर पेट का फैट, इसको कैसे कम किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और इस सवाल का ही जवाब लेने के लिए हमने दावत दी है फिटनेस एक्सपर्ट सोनिया लोधी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सोनिया, जैसे हम बात करें ना कि हलवे खाए जाते हैं सर्दियों में और ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं, और आपको पता है ये चीज़ें खाने से तो वैसे ही मोटापा इतना चढ़ जाता है। इस चीज़ पे कैसे काबू पाना है? खाना भी है, मज़े भी पूरे लेने, लेकिन ये हलवा खाने की वजह से आप मोटे भी ना हो, इसका बड़ी आइडियल सी सिचुएशन है ये पूछ रहे हैं आप जो। बिल्कुल, आप लोगों की सारी बातें मैं सुन रही थी और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी सुनकर कि जितने भी हलवे हैं और नहारियाँ, पाए और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली इनकी तासीर ज़रा गर्म होती है ना। सो सर्दियों में हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, लाइक डिनर्स हमारे हों या हमारे घर में भी जो रेगुलर खाने पकते हैं, हम उनमें भी इन खानों को शामिल कर लेते हैं। लेकिन हम कहीं से भी अपने वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज या वॉक के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। एक बड़ी ही कमाल की मैं बात बताना चाहूँगी यहाँ, आज सभी लोगों को ये नहीं पता है। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जी समर्स में हमारा वेट बड़ा अच्छा सा रिड्यूस होता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि विंटर्स में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो आपने हैरान कर दिया है, और जिनकी आंखें बंद खुल गई हैं। क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, ये एक कमाल की मोटिवेशन मैंने आज दी है। मुझे पता था ये लाइन ऐसी है कि सभी को हिट करेगी। 2018 में एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर कुछ 53 to 59 ग्रुप ऑफ उनको सेम वर्कआउट करवाया गया, सेम टाइमिंग्स पे, समर्स में और विंटर्स में, और देखा गया कि जो उन्होंने वर्कआउट विंटर्स में किया था सेम इंटेंसिटी के साथ, उसमें उन्होंने ज़्यादा कैलोरीज बर्न की और ज़्यादा वेट रिड्यूस किया। सो अच्छा ये होता है कि रिसर्चेस होती रहती हैं आए दिन। आपको पता है ये फील्ड जो है फिटनेस की बहुत ही वास्ट है, आए दिन रिसर्चेस होती हैं, एक नई से नई बात सामने आती है। सो 2018 के बाद अब तक यही चीज़ सामने आई है कि जी विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा होता यह है कि मौसम सरमा का एक असर भी होता है हमारे मिजाज और हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी भूख के ऊपर भी। हम थोड़े से लथार्जिक भी हो जाते हैं, मूड स्विंग्स भी आते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। सो अगर हम ये तय कर लें कि जी ठीक है आप सारी चीज़ें खाएं जो आप खाना चाहते हैं, लेकिन एतदाल में खाइए। हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि जी पोर्शंस में डाइट को लेने की कोशिश करें, और विंटर्स में अगर आप अच्छे से रिड्यूस करना चाहते हैं तब तो आप सब खाइए, लेकिन उतना ही एक्सर्शन भी रखिए। पानी का इंटेक समहाउ हमारा वैसे ही कम होता है, लेकिन विंटर्स में और कम हो जाता है। वाटर इंटेक 3 लीटर्स आप मिनिमम रखिए, मतलब आप जहन में ये रख लें कि जी 3 लीटर्स तो करना ही करना है पानी आपको हर सूरत। समर्स में अप टू 5 लीटर्स। अच्छा पानी का इंटेक अच्छा रखिए आप। जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी नहीं प्लीज आप कहिए। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर जो शिकायत मौसूल होती है तकरीबन सब लोगों की जानिब से, मुझ समेत, कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन जो टमी है ये ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट की जो चर्बी है, बेली फैट है, इसको कैसे कम किया जाए या फिर इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि ये वही चीज़ है जो कि अगर बड़ी हो, पेट अगर आपका बढ़ चुका हो तो आप पे कोई भी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लग रही होती। एब्सोल्युटली सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। ये सवाल आपकी तरफ से ही आना था, क्योंकि मेल्स में ही अल्लाह ताला ने ये रखा है कि जो आपका फैट स्टोर होता है वो आता ही आपकी टमी के ऊपर है मोस्टली, मतलब 99% मेल्स में यही होता है कि आपका जितना भी फैट है, आप देख लें जितने भी मर्दों को, सबका फैट जो है उनकी टमी पे ही आकर स्टोर होता है। खवातीन में यह है कि थाइस पर, ट्राइसेप्स पे, इधर उधर और जगह चला जाता है, लेकिन मर्दों में खुसूसन पेट पर ही आता है। और जो पेट पे आने वाला फैट होता है वो सबसे ज़्यादा स्टबन फैट होता है, और इसमें आपको 90% डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, तब जाके ये अंदर जाता है। 90% डाइट। सो देखिए आप जो भी खा रहे हैं आप एतदाल में खाइए, पोर्शंस में लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इतना दोपहर में खाया था, इतना स्नैक्स में खाया था, तो डिनर जो है वो आपका इतना होना चाहिए। और अगर आपने ज़्यादा खाने के मामले में सर्दियों में ज्यादती हो ही जाती है तो प्लीज़ अपने वर्कआउट के ऊपर और अपने क्या कहना चाहिए पानी के ऊपर, और जो कहवा मैंने इससे पहले भी बताया था
कहवा, एक कहवा जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, वज़न भी कम करता है। इस तरह के बहुत सारे कहवे आप सर सकते हैं। जनरली उनकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं कहा जाता कि पिए, वरना पिंपल्स अपेयर हो जाते हैं, एक्नी अपेयर हो जाती है और दूसरे मसाइल हो जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है। सो विंटर्स हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जिसमें हम कहवे भी पी सकते हैं वज़न कम करने वाले, वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं, और खाने पीने के मामले में थोड़ा सा एहतियात कीजिए। सही है। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए। खानों से मुराद लाइक आपने एक पोर्शन ड्राई फ्रूट्स का ले लिया, सर्दियों में जूसेस का भी बड़ा इस्तेमाल होता है, जैसे आप ऑरेंज जूस ले रहे हैं जिससे विटामिन सी आपको मिल रहा है। विटामिन सी के अलावा आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप सूप आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो आपका डाइट प्लान होना क्या चाहिए सर्दियों में? देखिए, सर्दियों में फ़िश का इंटेक रखें आप, और ज़रूरी नहीं कि वो फ़िश आप डीप फ्राइड करें। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप नॉन स्टिक पैन में उसको कर सकते हैं, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप हल्की सी भाप लगा के भी उसको पका सकते हैं। फ़िश का इस्तेमाल रखिए, जो सर्दियों की डाइट है मैं आपको वो बता रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बोल्स भर भर के नहीं खाइए। इसको आपने मुट्ठी भर खाना होता है, विद ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या चाय के साथ, सिर्फ मुट्ठी भर, जितना भी आपका हाथ बंद होके जो मुट्ठी बनती है, इसमें जो आपका ड्राई फ्रूट आएगा, मिक्स ड्राई फ्रूट ले लीजिए, वो खाइए, और मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना है। यानी जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी है वो उतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर के जी हमारी मुट्ठी रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं करना। बस जितना आ सकता है उतना आपको लेना है और उतना ही खाना है। दूसरी चीज़ कि देखिए, विटामिन सी का इंटेक अगर आप करना चाहते हैं ऑरेंज जूस के साथ, तो ऑरेंज जूस जो आप लेंगे, 4 से 6 ऑरेंज जूस में आप 1 ग्लास बनाएंगे ऑरेंज जूस, राइट। लेकिन जितना विटामिन सी आप लेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपकी शुगर, एक्स्ट्रा शुगर आप इंटेक करेंगे। सो उससे अच्छा ये होगा कि आप सॉलिड ऑरेंजेस जो हैं वो कंज्यूम कीजिए, रादर देन हैविंग ऑरेंज जूस। यस, सोनिया, आखिर में क्विकली जरा उस कावे के हवाले से भी बता दीजिएगा कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, कौन सा आइडियल कावा है जो कि आम तौर पर डेली रूटीन में हम रख सकते हैं। बिल्कुल, ये कहवा जो है ये आपकी इम्यूनिटी, सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, साथ में आपका वजन कम करता है, आपकी स्किन अच्छी करता है, और आपका स्टमक बहुत अच्छा हो जाता है, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं हर बार इसको ज़रूर बताती हूँ। मैं 2 कप पानी के हिसाब से बना रही हूँ, आप इसको थर्मस के हिसाब से आपने जितना भी बनाना चाहते हैं इसको बढ़ा सकते हैं। मैं 2 कप्स के लिए बता रही हूँ। सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी होनी चाहिए, एक छोटी इलायची, थोड़ी सी सौंफ होनी चाहिए, बादियान का फूल, और अगर आप चाहें तो एक टुकड़ा आप जिंजर यानी कि अदरक का भी शामिल कर सकते हैं, और इसको थोड़ी देर पकने दीजिए। जब ये पक जाएगा बिल्कुल, इसका कलर जो है वो हनी के जैसे यानी कि शहद के जैसे हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। इसमें आपने 1 टी बैग ग्रीन टी का, या फिर जो खुली सब्ज पत्ती आती है, जो चाइना ग्रास होती है, कुछ लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वो डाल के, और उसके बाद उसको पकाना नहीं है, फिर आपने इसको बंद कर देना, रख देना थोड़ी देर भाप में, और आप इसे कंज्यूम कीजिए। अच्छा, अगर आप इसमें लेमन ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो ये वजन कम करने का काम करेगा। अगर आप इसमें शहद ऐड करेंगे तो ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो शहद और लीमू को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात, जबकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। सोनिया, बेहद शुक्रिया जी, मुझे पता है, वक्त देने के लिए, और एक ऐसी चीज जिस पे बात करना बेहद जरूरी थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हो सकता है कभी मायूसी और परेशानी में शायद हम ये कहते हों कि जी हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, हम इसके लिए क्यों ऐसा करें, लेकिन क्या कभी हमने खुद से ये सवाल किया है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? नहीं ना, यकीनन किसी ने नहीं किया होगा। आप ज़रा फ़ौरन से ये सवाल कर लें, क्योंकि ये सवाल वो है जिसका जवाब शायद ढूंढते ढूंढते अब आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमेशा ऐसा होता है कि हम जब ये सवाल खुद से करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता, लेकिन इसके बरक्स कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारते हैं, लेकिन जब कुछ बन जाते हैं, कुछ बन के जब अपना नाम बना लेते हैं, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वापस आते हैं। वो अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च करके पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशा नज़र आते हैं। और ऐसे ही लोगों में सर फहरिस्त हैं फरजाना नईम साहिबा, जो एक समाजी इदारा चला रही हैं जिसका मकसद बेसहारा बच्चों का मुस्तकबिल संवारना और उन्हें महफूज ज़िंदगी देना। बिल्कुल, और इसी बेहतरीन काम पर, इसी खिदमत पर बात करने के लिए फरजाना साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार काम आप कर रही हैं। मुल्क से बाहर जाना फिर कोई सोचता भी नहीं कि हम वापस आएँ, सेटल हो जाते हैं, पूरे ख़ानदानों को बाहर ले जाते हैं, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान आप वापस
वापस आई हैं और आपने एक सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा, क्या कहना चाहेंगी? जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया समा और आपका मुझे यहाँ बुलाने का। जी हाँ, मैं अरसा 22 साल से अमेरिका में थी। राइट। वहाँ रहते हुए भी मुझे हमेशा पाकिस्तान बहुत याद आता था। ख़ुसूसन हमेशा से मेरे जहन में एक बात रही है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। हर इंसान थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाले। अगर पाकिस्तान में जब वो कुछ बन जाए, वो बाहर हो, और बहुत ही ज़्यादा उसको केयर करनी चाहिए कि हम कुछ बन गए। जब हम यहाँ आए थे तो हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जिस वक्त हम अपने जो अचीव कर लेते हैं ना सब कुछ, उसके बाद हम कुछ बन जाते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारा घर है, ये हमारा घर है। बिल्कुल ऐसा वहाँ भी हम जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें वो कहा जाता है ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, ये इंडियन अमेरिकन। नोबडी टेल्स अस कि आप अमेरिकन हो। वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन। तो वहाँ भी जब हमें ये बुलाया जाता है तो हमें समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मेरे दिल को बहुत दुख होता था जिस वक्त मैं देखती थी कि बच्चियाँ मांग रही हैं, बच्चियाँ घरों में पिट रही हैं, बच्चियाँ हर किस्म के जुल्म सह रही हैं। ये किस वजह से? मैंने ये सोचा कि किस वजह से। उसकी वजह ये है कि यहाँ तालीम की कमी है। सबसे पहला फैक्टर जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में तालीम की कमी है। अगर हमारे पास तालीम हो, हम अपनी बच्चियों को एक बेहतरीन माँ बना सके, हम अपनी बच्चियों को बेहतरीन बीवी बना सके, तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम संवर सकती है। ऐसा ही है। ये मकसद लेके मैं 22 साल के बाद अमेरिका से पाकिस्तान 22 साल के बाद जी मैं आई। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैंने अपने घर में छोटा सा मदरसा खोला। वहाँ पे इस वक्त 40 बच्चियाँ और सिर्फ उस कम्युनिटी में, और उनकी खाली से मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। PhD भी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये तमीज़ नहीं होती कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी है। उनको ये तमीज़ नहीं है। माँ बाप को निकाल के घर से बाहर कर देते हैं। जब तहजीब से दूर हो जाते हैं। तहजीब से दूर इस वजह से होते हैं कि उनकी किसी ने तरबियत नहीं की है। बिल्कुल ठीक। तरबियत जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी बात की जाती है तालीम और तरबियत की जाती है, सिर्फ तालीम की बात नहीं की जाती। खाली से पढ़ा देना, आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में इतनी बड़ी फीसें लेते हैं, पढ़ा लिया, माँ बाप पे काम डाल दिया, होमवर्क डाल दिया, करके चले गए, लेकिन तरबियत की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैंने जो मदरसा खोला है, मैंने उसमें ये कहा है और हमने वो सिलेबस बनाया है कि मदरसे में जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं उनको दुआएं सिखाएं। खाली सिखा नहीं देना, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन। बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप उसको अडॉप्ट करें, उन बच्चियों के साथ इस तरह से बिहेव करें कि उनकी ज़िंदगी में इस्लाम आ जाए। हमने भी पढ़ा हुआ, हमने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने उसको अपने आप में ग्रास्प नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि उनके, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में 12 से लेकर 22 साल के बच्चों के जो मसाइल है ना वो बेतहाशा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। लेकिन आप अफसोस की बात है, कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता, इसलिए लोगों के दिल शऊर नहीं है। अब बच्चे ने कह दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या दूसरे इतने सब गुस्से में आ जाते हैं। बाप कहता घर से निकल जाओ, माँ कहती तुमने हमारा नाम भी समझने की कोशिश नहीं ना करते। लिसन, आप उनके मसाइल को समझो। और ये मेरे मदरसे में भी यही मोटिव है। मैं सिर्फ ज़्यादातर मेरा फोकस जो है ना लड़कियाँ हैं। अच्छा, और यही पॉजिटिविटी हम देख भी रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो काम कर रही हैं, जो चला रही हैं, वो खवातीन ही ज़्यादातर खवातीन है। और वो जिस वक्त बड़ी होती है ना 14 साल की, मैंने अपनी टीचर्स को ये कहा है, बड़ा से बड़ा मसला, गलत से गलत बात उनकी सुन के बड़े ठंडे दिल से बात करें, उनको रिएक्ट नहीं करें, उस पर रिसर्च करें और फिर साथ में साइकोलॉजी भी यूज़ करें। हम उनको किस तरीके से इस बात को समझा सकते हैं कि ये गलत कैसे है, इस्लाम की बेस पे हम समझाएं। खाली से ये कह देना ये गुनाह ये सवाब, ये गुनाह ये, दिस इज़ नॉट द मेन थिंग। आप बताइए कि गुनाह क्यों है, इसमें सवाब है, इसमें बेनिफिट है, तो क्या बेनिफिट है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, एक एक इस्लाम का असूल आपको क्या फ़ायदे देता है, क्या सिखा रहा है, और आप अगर उसको अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगी। अच्छा आपा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का समाजी इदारा स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद जो हर्डल्स आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जिसमें बहुत सारे
सारे इदारों के पास आपको जाना पड़ता है, रुकावटें आपको फेस करना पड़ती हैं। अगर तो आपके पास बहुत पैसा है तो आप शायद इन सारी हर्डल्स को जो है साइड पे कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो आवाम के लिए, वो सोसाइटी के लिए खिदमत करना चाहता है, फिर वो क्या करे? आपको इस सफ़र के दौरान किस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने इनको फेस किया? देखिए, पैसा हो चाहे ना हो, पाकिस्तानी सोसाइटी आपको वो चक्कर दिलाती है, वो घुमाते हैं ये अदारे। सवाल है, बिल्कुल, कि मैं आज 9 महीने हो गए, मैंने अपनी NGO को यहाँ पे रजिस्टर करवाना था। आप यकीन करिए, अमेरिका में मैंने ये रजिस्टर करवाई है जस्ट ऑन द ईमेल। जस्ट हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की, ईमेल के वहाँ पे सिग्नेचर भी हो जाते हैं, मेरी रजिस्ट्रेशन घर पे आ गई। यहाँ पे मुझे 4-5 महीने धक्के खाने पड़े। अब यकीन करें, वो टूटी हुई बिल्डिंगें में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी फाइलें पड़ी, अपनी आंखों से देख के आई हूँ, और वो बैठे गप्पे लगा रहे हैं, वो बैठे चाय पी रहे हैं। जब कोई आता है कि मेरा ये केस है, ओह अच्छा आपका केस है, निकालो इसकी फाइल, वैसे फारिग बैठे हुए हैं, निकालो इनकी फाइल निकालो और उसको देखो, और फिर एक ले जाके उधर बात करेगा कि इतने पैसे दे दो, आज ही काम हो जाएगा, नहीं तो लंबी लिस्ट पकड़ा देंगे, इसका ये होगा, आपके घर जाएंगे, वो ये करेंगे, वो ये इंक्वायरी। आई एम सो सैड। मुझे यहाँ आके तकलीफ, 2 दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं वापस चली जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा फिर फ़ायदा मेरा क्या कि मैं इन हालात, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। इसी हालात से तो लड़ना है, इसी हालात से लड़ना है, और मुझे यहाँ ही रहना है, जिंदा भी रहना है, मरना भी यही पे। मेरे लोगों को आगे भी लेके जाना, मेरे बच्चे वहाँ पे आवाज़ें दे रहे हैं, अम्मी हम उदास हैं, अम्मी आप आज। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ कर लेने दो, शायद मेरा इतना सा कतरा है, लेकिन शायद पाकिस्तान में दूसरे लोग भी इतना कतरा डाले तो हम अच्छी राह पे गाम। लेकिन आपका ये सोच हर किसी की नहीं होती ना, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं 22 साल के बाद आप अमेरिका से वापस आई, लोग तो 2-2, 3-3 साल के बाद अगर वापस आना पड़ जाए ना, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार, मुझे पाकिस्तान की बच्चियों से बहुत प्यार है। मैंने स्कूल खोला खोखरा पार में, और वहाँ पे मैंने एक प्लॉट लिया, और वह कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और बच्चियों के लिए, और मैं ऐसी बच्चियाँ तैयार करना चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ बेहतरीन माएँ बने, उनके घर की खुशहाली हो, उनके बच्चे बेहतरीन देखें। और अगर चंद लोग, यहाँ के लोग मेरे साथ मिले ना, हम बेहतरीन कौम तैयार कर सकते हैं। अच्छा आपा, एक सवाल, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि बहुत सारे इदारे भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपका इदारा ऐसा क्या मुख्तलिफ कर रहा है जो कि बाकी इदारों से हमें बिल्कुल अलग नज़र आए? मेरा इदारा सिर्फ तरबियत पे कंसंट्रेट करेगा, बच्चियों की तरबियत पे। ख़ास तौर पे यहाँ पे मुझे तकलीफ़ ही यही है, पढ़ाया तो ज़रूर जाता है, लेकिन पढ़ाई में वो, अब PhD को भी देखें, बदतमीज़ी से ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे ज़ीरो होती है। उनका तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा होता। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। माँ बाप पे सारा काम डाल दिया जाता है, माँ बाप ये पढ़ा दें और वहाँ जाके फीसें दें, रिजल्ट लें और अपने घर पे आ जाए। फिर आप क्या कर रहे हो? आप कौम को संवार नहीं रहे, और उनमें खुद गर्जी एक डाली जाती है, ओह तुम बड़े अफसर बन जाओगे, तुम बड़े पैसे कमाओगे, तुम फलां जगह पे जाओ, देखना इतनी बड़ी गाड़ी लूँगा, ऐसे करो। ये नहीं बताते उनको। बिल्कुल, एजुकेशनल करियर के दौरान जो आप करियर सिलेक्ट करते हैं, उसका जो स्कोप है वो ये देखा जाता है कि इसमें पैसा कितना है, सिर्फ पैसा कितना है, यही देखा जाता है। इसका सोसाइटी पे क्या असर है, इसका आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर क्या असर है, इस बात से कतई नज़र देखा जाता है कि आपकी इस फील्ड के अंदर आगे जाकर पैसा कितना है। अच्छा आपा, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आपकी NGO है, जाहिर है इसके लिए, इसको चलाने के लिए फंड्स दरकार होते हैं, पैसे दरकार होते हैं, तो आर यू डिमांडिंग फॉर एनी फंडिंग, और आप अपने ओन पर सारा कुछ कर रहे हो? नहीं, अब ओन पे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, अमेरिका में मैंने फंड्स काफ़ी, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है इसके लिए, अमेरिका में मैंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं यहाँ के भी मुखैर हजरात से दरख्वास्त करूँगी कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड करें और आके वो साइट देखें। वो अभी तो मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की है उस स्कूल की, जिस स्कूल में मैं कोई फीस नहीं लूँगी। सही है। 2-2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को मिलेंगी। सही है। और वहाँ पे जूते फ्री, सिलेबस की बुक्स फ्री, हर चीज़ वहाँ पे फ्री होगी। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी आगे आएँ। मैं अमेरिका जाके वहाँ पे भी फंड्स इकट्ठे करूँगी। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं एजुकेशन को। और आपा, ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी नेक सोच है। अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी दे। और जो लोग देख कीजिएगा जी, इंशाल्लाह जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इस कार्य खैर में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आगे बढ़े, क्योंकि किसी की तरबियत करना, किसी को तालीम दिलवाना, इससे बढ़ के कोई नेकी नहीं हो सकती।
बात करते हैं ना मेहनत की, तो काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसकी दुनिया भी मुतरफ नज़र आई कि जनाब कोविड में जो है ना पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतरीन रही, वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे इक़दाम बड़े बेहतरीन रहे, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई गवर्नमेंट। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में इक़दाम अब मज़ीद तेज़ हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान अब इस हवाले से क्या प्लान बना रही है और क्या मुल्क में 5 से 11 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी या नहीं, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग मरहला है इस लिहाज से, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो चलें अपने ऊपर। तो हमने देखा कि जब बड़ों की वैक्सीनेशन का मरहला आया था, सीनियर सिटीजन या उससे नीचे तो होता ये था कि उनको मना लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखते ये हैं कि पेरेंट्स को राज़ी करना कितना मुश्किल काम है और गवर्नमेंट जो इस हवाले से क्या करेगी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे हम कह भी रहे हैं कि अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन लगेगी, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या प्लान मुरतब दिया जा रहा है, क्या सूरत हाल है? सबसे कम उम्र जो है वो कौन सी मुतय्यन की गई है कि इस उम्र के बच्चे को अब वैक्सीन लगाई जाएगी या वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखिए जी, 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को तो वैक्सीन लग रही है और ये जो स्कूल्स के अंदर भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। दुनिया में चूंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा बनी है, इस पर ग्रेजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और अब दुनिया ने ये मतलब है कि इसको सेफ डिक्लेयर किया है। चाइना के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी और यूएई ने भी 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अप्रूवल दे दिया है और वहाँ पे ये अमल शुरू हो गया है। पाकिस्तान अभी इसके ऊपर बिल्कुल हम लोग डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर व फौज हो रहा है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इसको कंसिडर कर रही है, मगर फिलहाल जो है वो अभी 5 साल वाले बच्चों या 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, मगर ये अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है क्योंकि अब दुनिया में ये बच्चों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है। ठीक। अच्छा नौशीन साहिबा, ये बता दीजिएगा कि कुछ अरसा पहले तक हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाद लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन करवाई। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो गोल सेट किए गए थे, क्या वहाँ तक हम पहुँच सके हैं और तकरीबन कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं अब तक? देखिए जी, इस वक्त हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा जो है डोजेस लग चुकी हुई है और इसमें से तकरीबन कोई 4 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो जिनकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गई है, बाकी जो है कम 1 डोज लग चुकी है। ठीक है। तो मगर आपके तवज्जुह से मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है वो जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा भी है कि जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है मगर दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे हैं। हुकूमत खुद जो है वो अब डोर स्टेप पे जा रही है। पंजाब में रीच एवरी डोर कैंपेन शुरू हो गई है, जिसमें खुद जो है वो लोगों के घरों तक जाया जा रहा है और उनको वैक्सीनेशन के लिए सहूलियत दी जा रही है। सही है। तो मैं समझती हूँ वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में वैक्सीन मौजूद है और तकरीबन 10 से 11 लाख के करीब लोग डेली वैक्सीनेट हो भी रहे हैं, डोजेस लग भी रही हैं, मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस अमल को मज़ीद तेज़ी लाई जाए ताकि हम जल्द से जल्द अपने टारगेट्स को अचीव करें और ज़िंदगी वापस नॉर्मल की तरफ आए। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन जैसे कि आपने खुद भी कहा ना कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे जो पहली वैक्सीन तो लगवा लेते हैं लेकिन दूसरी डोज के वक्त थोड़ी सी ना उनमें सुस्ती आ जाती है, ये कहूँ कि वो थोड़ा सा ना फ्री हो जाते हैं कि अच्छा पहली तो लग गई है अब दूसरी भी लगवा ही लेंगे। लेकिन जो नाजरीन हमें कैमरे के उस पार बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे इल्तिजा हमारी डेली बेसिस पे यही होती है कि प्लीज़ आप ये जो पहली दूसरी डोज वाले चीज़ें हैं इनको मुकम्मल करें, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए। अब जैसे बच्चों की आपने बात की, यकीनन वालिदैन जो हैं उन्हें थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा बच्चों को अब ये डोज लगेगी, ना जाने क्या क्या इसके असरात होंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर मैं ये पूछूं कि वैक्सीनेशन के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कौन सा सुबह ऐसा है जिसको हम बरतरी पे देख रहे हैं, क्योंकि एक वो कंपटीशन भी शुरू हो चुका था कि जो सुबह सबसे पहले दोनों वैक्सीनेशन अपने लोगों को लगा देगा और वहाँ के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। वहाँ पे हम पार्क्स भी खोलेंगे, सिनेमाज भी और तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पे खोल दिए जाएंगे। ये हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा कदम था कि ठीक है सुबह में कंपटीशन जारी हुआ है। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा कि अगर मैं बड़े शहर स्पेशली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूँ तो
जी, इस वक्त पंजाब जो है वो मैं समझती हूँ कि सबसे आगे है वैक्सीनेशन में। उसकी परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। मगर ये नहीं है कि केपी, सिंध वगैरह ये लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने कर रहे हैं, मगर इस वक्त पंजाब डेफिनेटली जो है वो बाकी सारे सूबों से आगे है। और उसके अलावा इस वक्त NCOC में वो लिस्ट भी मुरतब की जा रही है सिटी वाइज कि कौन से शहर हैं जिनमें वैक्सीनेशन रेट हाई है और कौन से जो है उनमें वैक्सीनेशन रेट लो है, और उसी हिसाब से फिर इनकी जो पाबंदियां हैं वो भी होंगी। इस वक्त इस्लामाबाद में समझती हूँ सिटीज़ में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं कि जहाँ पे 60-70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। तो अब जो लो वैक्सीनेटेड सिटीज़ हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और डायरेक्शंस यही है कि उनके ऊपर फोकस करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और वहाँ पर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ से ज़रा मुतालिक रहनुमाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि नई नई जिद्दत आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, तो एक और चीज़ जिसके बारे में हम खबरें सुन रहे हैं कि अब गोली से इस वैक्सीन का इलाज होगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग डर रहे थे इस बीमारी से, इस वबा से, अब वो वैक्सीन के बजाय हम गोली की तरफ अगर आ जाएंगे। ये बरतानवी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि कोविड-19 के खिलाफ अमरीकी दवासाज इदारा जो है मैरिक, इसकी तैयार करदा ये गोली है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैक्सीन के बजाय ये गोली इस्तेमाल की जा सकती है। ये इजाजत फिलहाल तो मशरूत तौर पर दी गई है और ये गोली जो है 18 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को ही दी जा सकेगी। इस हवाले से भी डॉक्टर साहब कुछ रहनुमाई फरमा दीजिएगा। देखिए जी, जिस तरह से हम सबको पता है कि कोविड जो है वो एक वायरस है और एंटीवायरल दवाइयाँ जो हैं वो इवेंचुअली ऐसी ज़रूर बन जाएंगी कि जो कि इस वायरस को भी, जिस तरह बाकी वायरसेस के लिए भी हमारे पास मेडिसिन हैं, तो इसी तरह एंटीवायरल मेडिसिन बननी है और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स जारी है, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया, और वो फिक्स नंबर ऑफ लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया जा रहा है 18+, राइट। बहुत उम्मीद है कि इवेंचुअली इसकी ट्रीटमेंट निकलेगी जी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया बात करने के लिए, गुफ्तगू देने के लिए। और जैसे कह रहे हैं ना कि एक गोली है और अब इस वबा का इलाज जो है वो गोली के जरिए होगा। तो वैसे वैक्सीनेशन तो हर कोई लगवा चुका है, गोली भी खा गोली वाला काम थोड़ा आसान है लेकिन ना वैक्सीनेशन से। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब प्रोग्राम में बात करेंगे इंसानियत की खिदमत से मुताल्लिक एक स्टोरी शामिल करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, जिसका ज़िला है बाजोड़, जहां पर तालिबे इल्मों की एक फलाही तंजीम ने चंदा इकट्ठा किया और एम्बुलेंस खरीदी, जो ना सिर्फ दूर दराज में खिदमत सर अंजाम देगी बल्कि मैयतों को भी अपने इलाकों में पहुँचाएगी। नौजवानों ने एम्बुलेंस अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दी है, जिसने एम्बुलेंस के लिए एक सरकारी ड्राइवर और तनख्वाह का इंतजाम किया है। फलाही तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 24 तालिबे इल्मों ने ये बेहतरीन काम किया है, क्योंकि इससे सहूलत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इरफान ने आज हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस कार खैर के पीछे जो मकसद था वो क्या था। अस्सलाम वालेकुम इरफान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा इरफान, ये बताइएगा, ये आपका जो एरिया है, यकीनन इन एरियाज़ में मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है और यही वजह है जिसकी वजह से आपने ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का स्टेप उठाया। किस तरह से ये सफ़र जो है इसका आगाज़ हुआ, क्या ऐसी वजह बनी जिसकी वजह से आपने सोचा कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है और फिर आपने चंदा इकट्ठा किया, कोशिश की और आखिरकार उसमें आप कामयाब भी हो गए? देखिए जी, जो हमारा एक तंजीम है उनमें जो मेंबर है 24 मेंबर है, तो उनका एक मेंबर अस्पताल में मौजूद था, तो उस दिन एक औरत वफात हो गई। तो अस्पताल की जो एम्बुलेंस थी उनके रूल में नहीं होता है कि वो मैयत को या मरीज को एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करे कि वो उनके यकीन तक पहुंचाए। तो उसने एक आम गाड़ी में डाल के वो उसको घर लेके गया। तो उस दिन से उनके जहन में ख्याल आया, फिर हम सब ने इकट्ठे मीटिंग की कि हमने एक काम ऐसा करना है कि इन लोगों की खिदमत करें और इनको एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करे ताकि इनकी जो सहूलत वो आसान हो जाए। ठीक है। अच्छा इरफान, आपकी जो एम्बुलेंस है कौन कौन से इलाकों को कवर करती है? कौन कौन से इलाके हैं जहाँ से मरीज़ों को जो है वो अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल होती है या मैयतों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होती है? जी, हमने जो बाजोड़ में जो मेन अस्पताल है जो हेडक्वार्टर में मौजूद है, तो उसमें हमने एम्बुलेंस सर्विस दिया है। हमने वहाँ पे वो उनको अस्पताल के हवाले किया है।
तो उसमें से सारा बाजोड़ कवर होता है। जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और हम उनको वहाँ से सहूलत मुहैया करते हैं, और इससे मोमंद एजेंसी के लोग भी वहाँ अस्पताल आते हैं तो उनको भी ये सर्विस मुहैया होती है। ठीक। अच्छा इरफान, अमूमन इंतज़ार किया जाता है, हुकूमत से अपीलें की जाती हैं इस तरह के कामों के लिए कि जी हमें फ़ंड्स दिया जाए या हुकूमत यहाँ पर एम्बुलेंस या इस तरह की सहूलत फराहम करे, लेकिन आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने अपने तौर पर ये काविश शुरू की। कितने लोग थे जो कि इस काविश में आपके साथ मौजूद थे? जो फ़ंड्स आपने इकट्ठे किए, कितने वो फ़ंड्स थे, कितना वक्त लगा, क्या काविशें थी, वो ज़रा बताइएगा, ये पीरियड जो था फंडिंग का। देखिए जी, हम तो खुद स्टूडेंट थे, हमारे पास तो इतनी वसाइल नहीं थी कि हम ये काम करें, और तो फिर हमने सोचा कि हम इसके लिए चंदा मुहिम शुरू कर दें। तो हमारी जो बाजोड़ की ताजर बरादरी है, हम उनसे मिले, कराची गए, पहली फुर्सत में हम कराची गए, वहाँ से भी हमारा काफ़ी सपोर्ट मिला। उसके बाद हम अपने इलाके आए बाजोड़ एजेंसी, तो वहाँ पे फिर हमने जो हमारे जो सियासी लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनसे मिले, उसने काफ़ी हौसला अफजाई की और माली मदद भी फराहम की। अच्छा। तो फिर उस सिलसिले में हमने बहुत मेहनत की। तकरीबन इस सिलसिले में हमें 1 महीना लगभग वो लग गया तो इस पूरे काम को सरअंजाम देने की। सही। अच्छा इरफान, ये तो माशाल्लाह से जो आपने इक़दाम किया, इससे तो बहुत सारे लोगों को सहूलियात हो जाएंगी, आपके इलाके की किसी हद तक कोई जो इससे रिलेट मसला है ना वो हल भी हो जाएगा। अभी ये सिर्फ एक है, क्या इसको आगे भी बढ़ाने का आप लोगों का प्लान है कि अच्छा एक एम्बुलेंस तो हो गई, या मज़ीद भी हमने इस तरीके के काम करने हैं, या एक के अलावा दूसरी एम्बुलेंस भी हमने जो है वो इस तरह से चंदा इकट्ठा करना है और अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए एक एम्बुलेंस और है जिसका अरेंज करना है ताकि आप किसी और इलाके को भी कवर कर सकें? हाँ, ये तो जाहिर बात है, क्योंकि एक ज़िला होता है, उनमें काफ़ी तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा आबादी है, वो एक एम्बुलेंस से तो कवर नहीं होता। तो हमने ज़रूर ये जहन में सोच रखा है कि अगर हमारे साथ और पैसे आ जाए और लोग हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम 2 से या 3 तक कर लेंगे इसको। अच्छा इरफान, ये बताएं कि आप इस तरह का जब भी कोई काम शुरू करते हैं और उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है तो फिर आपको सराहा जाता है, फिर एक सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है, लोगों को पता होता है कि ये हजरात हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं और इसमें कामयाबी भी इनको मिल चुकी है। कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त? जो आगे आपकी प्लानिंग है समाजी सरगर्मियों के हवाले से, आपके एरिया के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? वाकई ये जो एम्बुलेंस का जब हमने सेरेमनी की तो काफ़ी जो लोग आए थे उसने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत हौसला अफजाई हुई। और अगर आपको देखा जाए, जब आप किसी इंसानी खिदमत करते हैं तो आपको दिल को एक सुकून सा मिलता है। तो उस दिन यकीनन हमें बहुत हौसला अफजाई भी मिली और दिल को जो दिली सुकून होता है वो भी हमें मिली, तो हमारी जो जज्बा था वो और भी ज़्यादा हो गया। सही। अच्छा, और इरफान जी आप प्लीज़ अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि लोगों की तरफ से तासुरात कैसे थे, रद्द-ए-अमल लोगों का कैसा था, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है ताकि हम चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को पता चले कि बाजोड़ में, आपके इलाके में इस तरह की सहूलियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके जहन में एक बात लाऊं कि हमने एक तंजीम एक काफ़ी अरसा से था, तकरीबन 2018 से, तो हमारे जो मेंबर थे 24 मेंबर, हम इस तरह करते थे। हम तो खुद स्टूडेंट थे, तो हमने सोचा था कि हम ये जो एजुकेटेड लोग थे, जो स्टूडेंट होते हैं, तो हम तालीमी सिलसिले पे काम करेंगे। तो बाजोड़ में जितने भी गरीब या यतीम लोग थे तो हम उनको स्कूलों में दाखिल करवाते थे या उनके जो एकेडमिक अखराजात थे वो पूरा करते थे। वो हम अपने जेब खर्च से करते थे। दूसरी है कि हम अवेयरनेस पे प्रोग्राम करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो तालीमी आगाही बहुत कम है। तो हमने ये सोचा था कि हम गाँव में, स्कूलों में इस तरह सेमिनार करेंगे कि हमारे जो लोग हैं उनमें तालीमी आगाही आ जाए। तीसरी हमने एक काम ये किया था कि हम जो काबिल या ज़हीन तलबा होते हैं, जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो हम उनको शील्ड के तौर पर नवाजते थे कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए और इससे जो निचले तबके के स्टूडेंट होते हैं जो काम नहीं करते उनमें एक तजस्सुस पैदा होगा। वो भी इसके लिए मेहनत करेंगे कि कल मुझे भी ऐसा शील्ड मिल जाए। ठीक। अच्छा इरफान, बहुत सारे फैक्टर्स आपने हमें गिनवाए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आगे भी मजीद आपका काम करना जो है वो बाकी है इन्हीं शोबों के हवाले से। तो ये बताइएगा कि अब माली तौर पर अगर आप बात की जाए तो आप अपनी पॉकेट मनी से अभी तक खर्च कर रहे हैं, आगे कोई प्लानिंग है कि किस तरह से फंडिंग हासिल करनी है या फिर जो माली सपोर्ट है वो किस तरह से हासिल करनी है, अगर आपने इस खिदमत और समाजी कामों के दायरा कार को वसी करना है?
जाहिर बात है तो ये हम खुद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने जितने भी हमारे ताजर बरादरी होते हैं, चाहे वो रावलपिंडी में हो, लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जहाँ भी हो, हम सब उनसे मिले। पहले तो हम पे मतलब ऐसे तो कोई आप पे यकीन नहीं करता कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो या आपने पहले से कुछ किया ना हो, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस सर्विस मुहैया की, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को स्कूलों में दाखिल करवाए। तो इस सिलसिले में अभी लोगों का जो यकीन है वो हम पे पूरा है, मतलब अभी वो हम पे यकीन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जिसके पास भी जाते हैं वो हम पे काफी यकीन क्रेडिबिलिटी बन गई है आपकी, मदद कर। हाँ, क्रेडिबिलिटी अब बन गई, तो हम वो जिसके पास भी अब जाते हैं वो उसकी भी यकीन होती है हम पर कि ये लोग ठीक है, हम इनकी सपोर्ट करें तो ये हमारे काम आ सकते हैं। सही है। अच्छा इरफान, हम चाहेंगे कि आगे भी जो आपकी प्लानिंग है आपकी तंजीम की, जैसे 24 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल ये तंजीम है, मैं चाहूँगी अपनी प्लानिंग के हवाले से आप हमें बताएं जो जो सहूलियात हैं, वो चाहे सेहत की सहूलत है, वो चाहे तालीम से रिलेट है, ये बुनियादी सहूलियात हैं। और अफसोस की बात है कि हुकूमत वक्त का ये काम होता है कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करना, लेकिन जब वो नहीं प्रोवाइड कर पाते तो फिर इलाके के लोग या ऐसी तंजीमें ही आगे आती हैं। तो आगे का क्या प्लान बना रखा है आप लोगों ने? आगे का प्लान ये है तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें गरीब और यतीम तलबा हो और उनकी जितनी भी ज़रूरियात हो, जो उनकी माशी हो। हमने एक ऐसा भी सोचा कि अक्सर ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बाज़ारों में, होटलों में काम करते हैं, तो अगर हम उनको दाखिल करवाए तो उनके घर का मसला होता है, खर्चे का। लोग कहते हैं कि हमारे घर का खर्चा नहीं चलते है, तो हमने सोचा कि हम उसको स्कूल में दाखिल करवाएंगे, साथ साथ उनके घर में जो थोड़ा बहुत पैसे है हम उनको घर वालों के भी हवाले करेंगे। तो इस तरह इससे जो गरीब और यतीम लोग हैं उनमें जो एजुकेटेड आम हो, एजुकेशन भी आम हो जाएगा और उनके घर खर्च भी चलेगा। और दूसरी एम्बुलेंस का तो हमने ऑलरेडी एक अस्पताल को दे दिया और हम ये सोच रहे कि काफ़ी ज़्यादा आबादी है। अक्सर ये होता है कि एक मैयत को घर ले जाते हैं तो दूसरा यहाँ पे मसला आ जाता है, तो फिर हमें वो नहीं होता। बिल्कुल, लगभग 9 लाख की आबादी आपने बताया, तो ऐसे में एक एम्बुलेंस तो यकीनन कम पड़ेगी, ना काफी है। बिल्कुल। और जो आप प्लान बता रहे हैं, अल्लाह करे आप उन प्लान्स में कामयाब हों और आपके इलाके के लोग जिस तरह से आपकी मदद अभी भी कर रहे हैं, आगे चल के भी आपके जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद करें। बेहद शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और ये बुनियादी सहूलियत है जिनका होना इलाके में बेहद ज़रूरी है। तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं हम पेशावर में होने वाली एक अनोखी वारदात के हवाले से, जिसने शहरी के साथ साथ शहरियों को भी हैरान कर दिया। चोर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीनने आए, लेकिन मोबाइल फ़ोन छीने बगैर ही वापस चले गए। पता नहीं शायद तरस आ गया उन्हें, ये क्या था, मामला है क्या, शहाबुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने लुटेरों का स्टैंडर्ड भी कर दिया हाई। असलहे की नोक पर शहरी के साथ क्या हुआ, आए चलकर जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शाहबी, मैं मर्दान से रोज़ जॉब के सिलसिले में पेशावर आता हूँ। मैं मंडे के दिन 8:45 बजे के करीब जहाज़ चौक पे उतरा और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। इतने में 2 मोटरसाइकिल सवार मेरे पास आ गए और उन्होंने आवाज़ दी कि मोबाइल दो, मोबाइल दो। मोबाइल निकाल मोबाइल। यार पर्सनैलिटी को देख और तुम्हारे मोबाइल को देख, आइंदा अच्छा मोबाइल रखना, ठीक है? ये लो, जाओ यहाँ से, जाओ। आई वॉज रियली शॉक कि ये किस तरह हुआ कि मतलब एक बंदे ने मोबाइल लिया वापस भी कर दिया। मैंने गूगल से एक करीबी जो थाना था उनका नंबर निकाला, उनको कॉल की, लेकिन उनका नंबर मिल रहा था, कोई उसको उठा नहीं रहा था। गुज़िश्ता साल पेशावर शहर में स्नैचिंग और डकैती की 93 वारदातें रिपोर्ट हुई थी, जबकि रवां साल ये तादाद बढ़कर 105 हो गई है। अच्छा जी, अब बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस की, जहां पर हम देख रहे हैं तब्दीली हो रही है, थोड़ी इस्लाहात लाई जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस के महकमे पे जितना अवाम का एतबार बहाल होगा, पुलिस उतना ही अच्छा काम करेगी। इस्लामाबाद के थानों में रिश्वत और काम चोरी अब नहीं चलेगी। जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। पुलिस सरबराह जदीद कैमरास से थानों की बराह रास्त निगरानी करेंगे। SHOs, मुहर्रर के दफातर और फ्रंट डेस्क पर जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। बिल्कुल, तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, बताइएगा, बहुत अच्छा ये आगाज़ किया जा रहा है, तमाम तर चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है।
जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जो थाने हैं उनमें डिजिटल सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया गया है। करप्शन और बदनवानी के ख़ात्मे के लिए वफाकी पुलिस के आला अफसरान की जानिब से तमाम जो थाने हैं उनकी मॉनिटरिंग का बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया है और तमाम थानों के अंदर SHO का कमरा जो है, इसके अलावा मुहर्रर का जो कमरा है उधर और हवालात जितने भी थाने का निज़ाम है उसको देखने के लिए, लाइव देखने के लिए इस्लामाबाद का जो CPO ऑफिस है, मेन IG ऑफिस, उसमें एक कंट्रोल रूम जो है वो बाकायदा तौर पर कायम कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन, IG, इसी तरह दीगर जो आला अफसरान है वो वक्तन फ़वक्तन इस कंट्रोल रूम का दौरा कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो इस्लामाबाद के थानों में हो रहा होता है उस तमाम निज़ाम को जो है वो बाकायदा तौर पर लाइव देख रहे होते हैं। इस वक्त आप मेरे अकब पर देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक IG ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें मुख्तलिफ थाने जो हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब ये ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मुहर्रर का कमरा है। मुहर्रर के अंदर, कमरे के अंदर जो है ये इस वक्त इस्लामाबाद का थाना कोसार है। मुहर्रर जो है उसके साथ दीगर पुलिस वाले जो हैं वो अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं और ये डिजिटल कंट्रोल रूम जो इस्लामाबाद में कायम किया गया है इससे बाकायदा तौर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ वो नीचे स्क्रीन जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद का एक थाना है, उसके अंदर का जो व्यू है इस वक्त कंट्रोल रूम में बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है और ये इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो इसको बाकायदा तौर पर ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे हैं और अमला भी यहाँ पर कंट्रोल रूम के ऊपर तैनात किया गया है। साथ ही आप दूसरी एक हवालात देख सकते हैं जिसमें तकरीबन ये हमें नज़र आ रहे हैं 5 मुलजमान जो हैं वो थाना के जो हवालात है उसके अंदर मौजूद हैं और ये बाकायदा एक लाइव मॉनिटरिंग जो है उसमें की जा रही है। और उसके ऊपर जो है दूसरी स्क्रीन के ऊपर ये थाना कोसार के SHO जो हैं वो साइलिन की शिकायत जो है वो सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त दीगर जो एक तफ्तीशी अफसर जो है वो भी बैठा हुआ है साथ और एक साइल जो है वो SHO को अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं और ये बाकायदा तौर पर थानों के अंदर जितना भी एक काम हो रहा है उस काम को यहाँ पर कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। आला अफसरान जिसकी निगरानी जो है IG इस्लामाबाद जो है वो ख़ुद कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन, इसके अलावा दीगर जो अफसरान मेन IG ऑफिस में तैनात हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन इस कंट्रोल रूम का दौरा करते हैं और इस्लामाबाद के जो थाने हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक, यानी साइलिन से लेकर अहलकारों तक और अहलकारों से लेकर अफसरान तक सब मॉनिटर होंगे। जो भी काम होगा, जो भी बात होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया आदिल। इसी मामले पर कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, बहुत ही ऐसा इकदाम है, ये बताइएगा ये डिजिटल कंट्रोल रूम, इससे थानों की मॉनिटरिंग का ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा? पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम टेक्नोलॉजी लेड पुलिसिंग की तरफ जाएं, जिसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। लोग थानों में जाते हैं, वहाँ से लोग ऑफिस में आते हैं, एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस, तीसरे ऑफिस में जाते हैं, फिर वही एप्लीकेशन वापस मार्क होती है, फिर वो दोबारा थानों में जाते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस चलता है। हमारी कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम जो हम लाए हैं, इस वक्त हम सारे सीनियर ऑफिसर्स अपने सारे थानों में जो फ्रंट डेस्क हैं, जो मुहर्रर के कमरे हैं, जो SHOs के कमरे हैं, उनको लाइव मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक, हमें पता चल रहा है कि कौन कितने कंप्लेनेंट्स बैठे हैं, कौन आया हुआ है और उनके क्या मसाइल हैं। ठीक है, फ़ायदा इसका ये है कि हम डायरेक्ट उन कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और उनके मसाइल सुन रहे हैं और बहुत सौ के मसाइल का हल उसी वक्त हम उनको बता रहे हैं कि अगर FIR करनी है, अगर लॉस रिपोर्ट करनी है तो की जाए और उनको फारिग किया जाए। तो हम बजाय इसके कि कंप्लेनेंट्स अफसरों के पास आएँ और फिर एक से होते हुए थानों तक जाएं और थानों से ऊपर आएँ, तो जो लोग थानों में जा रहे हैं हम डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है, उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, तो उसकी भी शख्स की भी तसल्ली है जो थाने में आया हुआ है कि उसने अफसर से भी बात कर ली और उसका मसला भी हल हो गया। और हमारे लिए भी यह है कि हम देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, उनके क्या हल किया जा सकता है, लीगल एक्शन क्या किया जा सकता है, ये सारा हम डायरेक्ट अब उसको देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स ये सारा काम करेंगे और यहाँ से बैठ के लाइव मॉनिटरिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर होंगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। अगर एक FIR होनी है और सीनियर ऑफिसर्स समझते हैं, उसी वक्त फैसला देंगे बजाय इसके वो मसला पेंडिंग रहे। और लोगों की दादरसी भी होगी और SHOs को टास्किंग होगी कि आपने ये FIR भी करें, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी करें। तो वो जो इनकन्वीनियंस लोगों को होती थी कि वो दफ्तरों में, वो इंशाल्लाह कम होगी और चीज़ें बेहतर होंगी।
इंशाल्लाह। अच्छा जमील साहब, मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया, क्या वजह बनी जो कि आपने कहा कि हमें इस तरह से ये स्टेप लेना चाहिए, क्या मकसद था ये सिस्टम शुरू करने के पीछे? ये है कि ये ऑपरेटर्स पे ना छोड़ा जाए। ये जो सारा सिस्टम लगाने का मकसद ये है कि ये ऑफिसर्स के स्टाफ पे नहीं जाएगा, ऑफिसर्स खुद देखेंगे। मैं देखूंगा DIG ऑपरेशन, AIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SPs तक को भी हम इंशाल्लाह उसमें आगे एक्सेस देंगे कि वो अपने अपने थाने देख सकेंगे। हम दफ्तर में बैठे हैं, ये सिस्टम हमारे पास लगा है। घंटा आधा घंटा काम से फारग होने के बाद ये काम करके अगर सीनियर ऑफिसर्स में से सब 2 4 5 थाने भी देख लेंगे, घंटा घंटा भी उनसे बात कर लेंगे, वो हमें नज़र आ रहा होगा कि किस थाने में रश है, किस थाने में कंप्लेनेंट ज़्यादा हैं, कोई बूढ़ी खातून आई हुई है, कोई बूढ़ा बंदा आया हुआ है, किसी बच्चे का केस है, तो वो हमें नज़र चूँकि आ रहा होगा तो अपने दफ्तर से बैठे। इसमें आसानी ही यही है कि लाइव मॉनिटरिंग, आप अपने दफ्तर में बैठ के अपने थाने देख रहे हैं, आप अपने दफ्तर में बैठ के अपने लॉकअप्स देख रहे हैं, लॉकअप में कितने लोग बंद हैं, लॉकअप में जो लोग बंद हैं आप लाइव उनसे SHO और मुअर्रिस से पूछ सकते हैं कि ये जो शख्स है ये क्यों बंद है, ये कब से बंद है, किस सेक्शन में बंद है। ठीक है। तो ये सारी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इससे चीज़ें बहुत बेहतर होने लगी हैं। और वो जो एक लोगों का एक खौफ होता था कि जी थाने जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो इंशाल्लाह उसमें वो कमी भी आएगी और वो इंशाल्लाह जो ट्रस्ट लेवल है वो भी मजीद बढ़ेगा। अच्छा IG साहब ये बताइएगा, ये जो वीडियो मॉनिटरिंग है ये हम देख रहे हैं, क्या इसके अलावा ऑडियो मॉनिटरिंग भी सहूलत मौजूद होगी? यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बातचीत, उनकी ऑडियो, ये भी कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जाएगी? बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छी बात ही यही है कि हम सिर्फ अपने SHO या मुअर्रिस से बात नहीं करेंगे। अब कल जैसे मैंने बहुत से थानों में बात की और बहुत से कंप्लेनेंट से खुद बात की, तो वो कंप्लेनेंट से डायरेक्ट बात हो रही है, वो हमें सुन रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। और उससे ज़ाहिर है जब उनको पता चलता है कि जी एक मैं थाने गया हुआ हूँ, मैं SP से बात कर रहा हूँ, SSP से बात कर रहा हूँ, DIG से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनी गई, मेरा काम हो गया, तो मेरा ख्याल है इससे चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और उसका बैकअप भी कोशिश करेंगे कि उसको प्रिजर्व रखें। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि जो एक शहरी और पुलिस का ताल्लुक है, वैसे तो हमारे मुआशरे में बड़ा मजबूत और एतमाद वाला होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बाद, इस कदम के बाद ये जो रवाबित है इसमें मजबूती आएगी, रवैयों में बेहतरी आएगी, तब्दीली आएगी? देखें, जो कंप्लेंट आती थी थाने के बारे में या अब भी आती है, वो कंप्लेंट बेसिकली यही है। लोग कहते थे हम जाते हैं, हमें कोई अटेंड नहीं करता, हम बैठे रहते हैं, हमें कोई ये नहीं बताता कि SHO मौजूद है कि SHO मौजूद नहीं है, DSP से मिलना है, मुअर्रिस से मिलना है, अपने केस के बारे में तफ्तीशी से बात करनी है। ये बहुत मेजर कंप्लेंट थी पुलिस के बारे में कि थानों में सुनवाई नहीं होती। एक तो हमने वहाँ पे पुलिस गाइड्स तैनात किए कि जो गेट से लेके फ्रंट डेस्क तक लेके जाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जिससे मिलवाना हो मिलवाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कंप्लेंट है ये इंशाल्लाह ख़त्म होगी, लोग आके बैठेंगे। अब फ्रंट डेस्क को भी पता है कि उनको लाइव मॉनिटर किया जा रहा है, मुअर्रिस और SHO को भी पता है कि उनको लाइव मॉनिटर किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंस तो इंशाल्लाह उधर से ही बेहतर होनी शुरू होगी। जब सीनियर ऑफिसर्स बात करेंगे कंप्लेनेंट्स के साथ, जिन लोगों के मसले मसाइल हैं उनसे बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, डिसीजन करेंगे, तो नेचुरली इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, पुलिस के रवैये में भी बेहतरी आएगी और मुझे उम्मीद है कि वो जो इंशाल्लाह ट्रस्ट है वो भी बेहतर डेवलप हो। अच्छा सर, एक और शिकायत जो कि आम है वो ये कि साइल पहुंचता तो है, शिकायत दर्ज तो कराता है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का रिस्पांस, कोई फॉलोअप जो है उसका फुकदान देखा जाता है। अब इस स्टेप के बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि मेक श्योर किया जाएगा कि साइल अपनी शिकायत लेने के बाद, करने के बाद ये उम्मीद रखेगा कि ना सिर्फ उसका मसला सुना जाएगा, हल किया जाएगा, बल्कि उसे फॉलोअप भी दिया जाएगा? देखें, एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारा विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उसको एक्टिवेट करें और फिर स्ट्रेंथन करें। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि अब हर बंदा जो थाने जाएगा उसकी एंट्री होगी और उसकी एंट्री का डाटा बनेगा और वो जो डिजिटल एंट्री होगी और वो ऑफिसर्स के पास भी आएगी। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हम टीम बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स जो थाने आते हैं उनके साथ जब वो वापस जाते हैं तो उनके साथ बात हो सीनियर ऑफिसर्स की। वो क्वालिटी एश्योरेंस भी है, वो मॉनिटरिंग भी है कि हम उनसे बात करके पूछें कि आपके साथ रवैया कैसा था, आपका मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है।
ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेक होगा कि जो थाने के साथ थाने का जो रवैया होता है उसके ऊपर चेक होगा कि हम उसकी बेस पे फिर हम अपने अफसरों से भी पूछें, एक ये। और दूसरा ये जो लाइव मॉनिटरिंग, अगर उस बंदे की मुतलका एसपी और एसएसपी और डीआईजी से बात हो जाती है तो मेरा ख्याल है इससे और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और इसी तरीके से इंशाल्लाह वो जो कंप्लेंट आती है हमारी करप्शन की, मिसकंडक्ट की, डिले की, वो इंशाल्लाह होगी। राइट, यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो साइलिन की, आवाम की जो पुलिस पर जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए ये स्टेप जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान, और बहुत तफसील के साथ उन्होंने ये मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है इसके हवाले से हमें डिटेल से आगाह किया। सिस्टम मजबूत होना ज़रूरी है। जी जनाब, मेरा वतन प्यारा वतन, खेल और खिलाड़ी हैं जिसकी पहचान, ये है मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान खेलों के लिए जरखेज मुल्क है। पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हैं और खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान नेवी का किरदार सर फहरिस्त है। और इसी सिलसिले में 15वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 2021 का इनेकाद किया गया है। यहाँ हम मौजूद हैं, खिलाड़ियों से भी आपको मिलवाएंगे, खेल भी आपको दिखाएंगे और एक ख़ास शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आ जाएं मेरे साथ। तो जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमोडोर कामरान साहब। आप वेटरन पाकिस्तान नेवी स्क्वॉश हैं और इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत शानदार इवेंट है माशाल्लाह, और माशाल्लाह से 15वीं कामयाब ये चैम्पियनशिप नेवी की जानिब से मुनाकिद की गई है। चैम्पियनशिप के हवाले से ज़रा बताइए हमें। ये चैम्पियनशिप ईयर 2000 में स्टार्ट हुई थी, इसका फर्स्ट एडिशन, और उस वक्त से अब तक हम इसका आज 15th एडिशन मुनक़्क़द करा रहे हैं। राइट, 2 नवंबर से ये चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है। आगे क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर स्क्वॉश का, और नेवी इसके अंदर मज़ीद क्या लुक फॉरवर्ड कर रही है? अच्छा, पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि पाकिस्तान नेवी का स्क्वॉश के खेल के साथ बड़ा देरीना ताल्लुक है। क़याम पाकिस्तान के वक्त से हम पाकिस्तान नेवी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े नाम आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इस सिलसिले में हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में बड़ा फोकस किया, और इसी वजह से आज हम इस कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स है। और हमारे 2 जो नेशनल लेजेंड स्क्वॉश के रोशन खान साहब और जहांगीर खान साहब के नाम पर इसको रखा गया। और इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बताऊँ कि अब मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हम यहाँ पर एक 4 साइडेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्लास कोर्ट भी तामीर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल उसकी तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। तो वी होप कि इंशाल्लाह जो 16th एडिशन होगा इस चैम्पियनशिप का वो ग्लास कोर्ट में आप देखेंगे। स्टार्ट से लेके अब तक ग्रेजुअली क्या चेंजेस की गई हैं इन चैम्पियनशिप्स के अंदर? जिस वक्त ये चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई ईयर 2000 में, तो उस वक्त इसकी प्राइज़ मनी $6000 थी। और ये देखते हुए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमने अट्रैक्ट करना है और ज़्यादा हाई रैंकिंग के प्लेयर्स को बुलाना है, हमने ग्रेजुअली इसकी प्राइज़ मनी में इजाफा किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इस दफ़ा टूर्नामेंट की जो प्राइज़ मनी है $20,000। ओके, $20,000, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ट्रॉफ़ी की तरफ आ जाते हैं हम। ये इस साल की विनर्स ट्रॉफ़ी है? इस साल की ये विनर ट्रॉफ़ी है जी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 15th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप की ये विनर की ट्रॉफ़ी है। और भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर ये जो ट्रॉफ़ी है इसके बारे में मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए। ये बड़ी हिस्टोरिकल ट्रॉफ़ी है। ये रोशन खान साहब जब ब्रिटिश ओपन जीते 1956 में, 1956, तो उस वक्त की ये ट्रॉफ़ी है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। एक जानिब जहां कोर्ट में मैचेस मुसलसल जारी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैचेस जारी हैं, तो दूसरी जानिब वार्म अप का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं तैयब असलम, वार्म अप कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे हांगकॉन्ग के ये खिलाड़ी जो कि वार्म अप कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच है इनका, बहुत ही शानदार किस्म का ये मैच होने वाला है। जैसे ये मैच शुरू होगा ये भी आपको दिखाएंगे। जी तो जनाब, हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद हैं। हांगकॉन्ग से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है हेनरी लियोंग। Hi Henry, how are you? Yeah, I'm good. Yeah. Are you playing in Pakistan for the first time? No, have a few times before. Yeah. How do you feel to play in Pakistan? Is it a safe country for sports and all? Yeah, for sure. Pakistan is a very safe country and the security is very good. Yeah. कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मिस्र से है, इजिप्ट से इनका ताल्लुक है। इनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What's your name? Ibrahim Al-Abdel.
Ibrahim, what is your experience playing in Pakistan? Actually, the experience was really good. I really like playing here in Pakistan. What is your name? My name is Saif. Saif. Yeah. Right. And you're looking so happy. I think you're enjoying the championship, yes, right? Yes. What is your experience playing in Pakistan? Is it your first time here? Yeah, this is my first time here in Pakistan. Yeah. But they really manage everything very well and very professional. So I'm happy for this experience. And how's the game going on? Are you winning? No, I just lost first round. Oh. But this is the first time here in Pakistan, so I'm just getting like. Best of luck, man. Thank Best you. of luck. Yeah. What is your name? Mustafa Sirti. Mustafa. Okay, tell me about your experience. Plus, have you tried Pakistani food yet? Yeah, of course. My experience in Pakistan actually last week or 2 weeks ago I came here and I won a 30K. So it was a lucky place for me. So. And is it your first time too? No, it's my second time in Karachi, but third time in Pakistan. तो जनाब स्क्वॉश का जब भी तज़किरा आएगा तो एक शख्सियत ऐसी है जिनके नाम के बगैर ये तज़किरा अधूरा रहेगा। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड जहांगीर खान साहब की। बेशुमार टाइटल्स अपने नाम किए, बहुत सारे मेडल्स जीते और पाकिस्तान का नाम स्क्वॉश की फील्ड में दुनिया भर में रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जहांगीर भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चैंपियनशिप हम देख रहे हैं, बहुत शानदार किस्म के मैचेस देख रहे हैं। इस चैंपियनशिप के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान में जो स्क्वॉश का फ़रोग है इसमें कितना अहम किरदार अदा कर रही है चैंपियनशिप? देखिए, ये वैसे तो आपको ये जो सेटअप देख रहे हैं माशाल्लाह ये तो काफ़ी पुराना बना हुआ है। यहीं से मैंने स्क्वॉश शुरू की थी और मेरे वालिद साहब भी इधर कोच हुआ करते थे। तो उसके हवाले से तो नेवी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है प्लेयर्स को ग्रूम करने में, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। फिर प्लस अभी जैसे ये 15वीं CNS स्क्वॉश चैम्पियनशिप हो रही है और इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट होती है। इस वक्त इस साल जो है 14 ममालिक से प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, इजिप्ट है, आपका कुवैत है, हांगकांग है। और तो उसकी पार्टिसिपेशन से एक तो अच्छी बात ये होती है कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको एक बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, सीखने को मिलता है। फिर दूसरी बात है कि जब ये प्लेयर बाहर जाते हैं या ये न्यूज़ जब बाहर जाती है, ऑब्वियसली मुल्क का एक इमेज, सॉफ्ट इमेज बाहर जाता है कि ओनली और कुछ चीज़ें नहीं है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होती हैं और स्पोर्ट्स माइंडेड वाले लोग भी हैं। आज के जो प्लेयर्स हैं, नौजवान जो हैं, इनमें आपको कोई जहांगीर खान नज़र आता है? देखिए, जहांगीर खान हर एक में है, मगर उसकी एक शर्त ये होती है कि जब आप उसके मुताबिक वो काम करें तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। आपने किस उम्र से स्टार्ट किया था? वैसे तो मैंने 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और ऑलरेडी पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन बना हुआ 14, वो अंडर 19 की कैटेगरी में। फिर 15 साल की उम्र मैंने वर्ल्ड एमएचए चैम्पियनशिप जीत ली। फिर 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बना। तो ये चीज़ें मैंने ड्रीम सेट किए थे, मगर ड्रीम सेट के साथ मैं उतनी मेहनत करता था कि जितनी टॉप के प्रोफेशनल प्लेयर उस वक्त कर रहे होते थे। आज के दिन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी जगह पर मौजूद होना आना जो आपके नाम से मंसूब है, जहाँ चारों तरफ आपकी तस्वीर, आपकी फतूहात, फील कैसा होता है? देखिए, ये मेरा दूसरा घर है, मैं इसको अपना होम क्लब समझता हूँ और यहीं से मैंने जन्म लिया है। आपको यहाँ का सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा लगता है, जो आपकी सबसे अच्छी तस्वीर है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर मेरी फेवरेट तस्वीर लगी है, अगर आप हमें वहाँ ले जाना चाहें? आई थिंक देखिए, आपने ये देखी होगी पेंटिंग बनी हुई है जी, ये ब्रिटिश ओपन की पिक्चर है। 1982 to 1999 ये पिक्चर बनी हुई है, इकबाल मेहदी साहब ने बनाई थी। वो भी आप दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर इसकी खूबसूरती ये है कि इस फ्रॉम द ब्रिटिश ओपन और ये ड्यूरिंग द 80s के टाइम की है। तो इस वंडरफुल पिक्चर, इस तस्वीर को हम देख रहे हैं एज अ पिक्चर और शायद कुछ हद तक उस मोमेंट को महसूस कर रहे हो, लेकिन आपने ये मोमेंट जिया है। तो ये मुझे कहते हुए बड़ा मजा आ रहा है इस बात को कि सर ये कैसा लग रहा है इस तस्वीर को देखते। ये वो पोजीशन है जब आप सोच रहे थे कि अब मैं जीतने वाला हूं। इस टाइम को मैं देखता हूँ या जब इधर आके तस्वीर गुजरता है तो रिकॉल जो होती है ना ब्रिटिश ओपन के जो टाइम होता है या जिस तरह का प्रेशर होता था या जिस तरह की उसकी प्रिपरेशन होती थी और फिर जब अचीवमेंट होती थी उसकी खुशी और होती थी। तो ये एक स्क्वॉश के अंदर जो है ना ब्रिटिश ओपन एक ऐसा टाइटल है जैसे कि आप विंबलडन ले लें टेनिस के अंदर, ये एक हिस्ट्री है। अच्छा, आखिर में जहांगीर भाई, मैंने स्क्वॉश कभी खेली नहीं है, अलबत्ता मैंने बैडमिंटन कुछ हद तक खेली है। तो कोई एक पोजीशन मुझे अगर आप सिखाना चाहें, हमारे पास रैकेट तो नहीं है इस वक्त, लेकिन एक जो शैडो ट्रेनिंग होती है इसके अंदर,
उसके दौरान जो ये प्रैक्टिसेस होती हैं, कोई एक पोजीशन अगर आप अभी मुझे इसमें देखें, उसमें 2-3 चीज़ होती हैं। जैसे बैडमिंटन आपने खेली, सिमिलर है स्क्वाश की मूवमेंट की तरह। आपने देखो, आप समझ गए होंगे, रिस्ट सिर्फ ये कि रैकेट लाइट होता है, बाकी जो मूवमेंट है जिस तरह आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, जो आपके फुटस्टेप्स हैं, स्मैशेस हैं, एग्जैक्टली द सेम लाइक बैडमिंटन है। ओके। और मैं खुद भी बैडमिंटन खेल चुका हूँ, काफ़ी खेली है। तो ऑब्वियसली सिर्फ रिफ्लेक्शन स्लो होते हैं, जैसी बात है, शटल की जो स्पीड होती है उसी कम होती है, मगर मूवमेंट जो है स्टॉप सेम लाइक आपकी फेवरेट पोजीशन, आपका फेवरेट जो ये नजर आ रही है आपको। हाँ, ये तो है, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। जहांगीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपसे बात हुई। तो जनाब, चैंपियनशिप में शानदार किस्म के मैचेस का सिलसिला तो जारी है। ऐसे में मेरा भी दिल किया थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग चलिए स्टूडियोज़ की जानिब, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। ज़बरदस्त। और बड़ा ही अच्छी बात होती है कि खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देना, और इससे पता ये चलता है कि आपके मुल्क में खेल की कितनी इज़्ज़त है और आपके मुल्क में इस चीज़ का कितना पैशन है कि अच्छा बाहर से लोगों को ला के खिलाना है। और फराज, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की, थके शके तो नहीं आप? कल थक गया था, आज मैं बिल्कुल फ्रेश।